चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। फिजिक्स है, क्लास 11 है, चैप्टर 2 है। यकीन मानो इन दो क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना बहुत आसान क्वेश्चन है। आप छोड़ोगे पेपर में आएंगे, फिर आपको जो है वो रिग्रेट होगा कि यार काश ये क्वेश्चंस मैंने जो है वो कर लिए होते। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन कराऊंगा। प्लेलिस्ट जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए एक ऐसी मैजिक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं, गैस पेपर्स में मौजूद हैं मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर के। एक बार देख लो, यकीन मानो A+ ले सकते हो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी क्लास से हो। और फर्स्ट ईयर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे ही करा रहा हूँ आज। ठीक है, अच्छा चलो आओ जरा बात समझते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि पेपर में एक भी स्टेप में ना फंसो। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रुप बन गए हैं, किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप की फीस है 3000 रुपये पूरे साल के लिए। यकीन मानो गैस पेपर का सॉल्व, लेक्चर और टेस्ट सेशन रिकॉर्डेड तमाम मटेरियल ग्रुप में मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट के। ठीक है, ये पूरे साल के लिए फीस है। ये नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले लो। अच्छा चलो समझते हैं। अ मोटर शेल इज फायर्ड। देखो अभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो सही सबक सिखाया। ठीक है, हम सब जानते हैं इस बात को कि इंडिया को भागने पे मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तानी फौज की तरफ से मोटर शेल भी फायर किए जा रहे थे, आर्टिलरी से भी शेल फायर किए जा रहे थे। जब जंग वगैरह होती है तो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हमला किया जाता है दुश्मन पे। तो दुश्मन पे हमला करने के लिए एक और चीज भी यूज होती है, मोटर शेल। अब देखो ये जो मोटर शेल होते हैं ना, ये कम डिस्टेंस पे मारने के लिए यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, 2 किलोमीटर पे किसी को मारना है, कम डिस्टेंस है। तो अब इसके लिए मिसाइल तो फायर नहीं करेंगे ना, क्योंकि मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी महंगी होती है। समझ लो ये मोटर शेल एक गोली की तरह होते हैं, एक बड़ी गोली की तरह। जैसे बंदूक से गोली मारी जाती है ना, इसी तरह से ये बड़ी गोलियों की तरह होते हैं मोटर शेल। आर्टिलरी से फायर किए जाते हैं, लिखना आर्टिलरी आपको मिल जाएगा। अच्छा अब देखो ये आपके पास मौजूद है मोटर शेल फायर करने के लिए एक आर्टिलरी। ठीक है, अब ठीक है ये मौजूद है। अब क्या हो रहा है, ये आपके पास एक आर्टिलरी मौजूद है जो कि मोटर शेल को फायर कर रही है। ठीक है, अपने दुश्मनों पे फायर कर रही है। अब देखो अब मोटर शेल, इससे जो शेल निकलेगा ना, इससे जो शेल निकलेगा उसी को मोटर शेल कहा जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा सा मैं एंगल अच्छा बना देता हूं क्योंकि एंगल काफी ज्यादा है इसका। ठीक है, अब किस एंगल पे फायर करना है ये आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो इसकी मदद से, इसके एंगल की मदद से। इसके एंगल के चेंज करने से शेल, यानी जो आप जो शेल फायर कर रहे हो वो दूर जाके गिरेगा या करीब गिरेगा। अभी सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं, टेंशन नहीं लो। ये शेल फायर हो गया, ठीक है, ये शेल फायर हो गया एट आ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे मारा जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से ग्राउंड पे मारा जा रहा है। अब ये शेल कितना टारगेट कवर करता है? देखो ए पॉइंट से हमने शेल फायर किया तो बी पॉइंट पे इसका टारगेट है, तो इसने कितने कितने दूर मारा? 500 मीटर दूर, यानी समझो 500 मीटर दूर दुश्मन खड़ा हुआ है, तो इस शेल को उस दुश्मन पे फेंका गया है आर्टिलरी की मदद से। अब डिस्टेंस कितना कवर किया? 500 मीटर। याद रखना ये आपकी है रेंज, यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है ना, जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है जहां से आप फायर कर रहे हो और जहां फायर कर रहे हो। ठीक है, यानी जहां पर आपकी बंदूक लगी हुई है, गन लगी हुई है, उसे हम ए पॉइंट कहेंगे, और जहां पर आके जहां कर हमारा गोला गिरेगा, शेल गिरेगा, उसे हम बी पॉइंट कहेंगे। तो ए और बी के दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, याद रखना। थोड़ी सी सुन लो प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इसमें कोई भी वो नहीं लगी होती मोटर। ठीक है, ये जो आपके पास शेल है ना, इसको जस्ट हम एक बार यहां से फायर करेंगे और जितनी एनर्जी हम इसको यहां पर देंगे, जितनी वेलोसिटी इसे यहां मिलेगी, वो इसको इस्तेमाल कर कर बी पे आके गिर जाएगा। बीच में कोई वो नहीं लगा हुआ होगा, बीच में कोई इसके अंदर इंजन नहीं लगाएंगे जो इसको आगे बूस्ट करे। जैसे प्लेन में इंजन होता है ना,
जब चाहो स्पीड तेज कर लो, जब चाहो कम कर लो, इसमें ऐसा नहीं होता। सही है। और जो बड़े बड़े मिसाइल होते हैं वो दूर के डिस्टेंस पे मारने के लिए यूज होते हैं, उनमें इंजन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोजेक्टाइल है जो कि यहां पर आके गिरेगा। ठीक है, यहां पर आके गिरेगा, समझ गए? यहां पर आके आपका ये प्रोजेक्टाइल गिर जाएगा। रेंज आपको समझ में आ गई, जो कि कितनी मिल गई, 500 मीटर। तो गिवन डेटा जरूर लिखेंगे स्टूडेंट, पेपर में सेम चीज करनी है, बस डायग्राम नहीं बनाना, गिवन डेटा से आगे जो कर रहा हूं सेम करना है। अच्छा, रेंज आपकी कितनी आ गई, 500 मीटर की आ गई। ठीक है, डिस्टेंस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, देखो हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी यूज होती है, यानी जो वेलोसिटी हमने इसको यहां पर दी वो इनिशियल वेलोसिटी है। समझो यहां पर क्या वेलोसिटी होगी, यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो v नॉट होगा, ठीक है, एक आपके पास vy होगा और vx होगा। ये हम लोग बातें पढ़ चुके हैं। ये v नॉट रिजल्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन में होता है। देखो गोला यूं जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ भी जा रहा है, देखो यूं जा रहा है ना, यानी ऊपर की तरफ भी जा रहा है और सामने की तरफ भी जा रहा है। तो 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। सही, तो v नॉट हमें निकल कर आ गई, जो कि आई है 500 मीटर की। ठीक है, अच्छा अब देखो मजीद भी कुछ चीजें निकलती हैं। सॉरी 500 मीटर बोल रहा हूं, 90 मीटर की, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द लॉन्च एंगल, इस ये एंगल क्या है ये बताना है। ठीक है, ये एंगल क्या है ये बताना है। अब ये कैसे आया मैं सारी चीजें आपको बताता हूं, याद रखना, हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा लो। अगर आप यहां से शेल फायर कर रहे हो और बी पे फेंकना चाहते हो, तो 2 एंगल ऐसे हैं जिस पर अगर आप अपनी गन को रखोगे तो आपके पास बी पर आके शेल गिरेगा। हमेशा याद रखना। एक एंगल तो अभी मैं निकाल के दिखाता हूं कि ये कौन सा एंगल है जिस पे अगर मैंने अपनी गन को सेट किया तो हमारा जो शेल है वो बी पर आके गिरेगा। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जब इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था बुनियानुम मरसूस, तो उसमें जब पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए थे, आई थिंक फतेह मिसाइल थे, तो उस पर एक एंगल पे रखा गया था। देखो वो यूं भी तो फायर कर सकते थे ना, मिसाइल यूं निकलता और खुद ही चला जाता, नहीं, उन्होंने एक एंगल पे रख के फायर किया और मिसाइल यूं निकल के गया। ठीक है, तो इसके पीछे की साइंस समझा करो। तो ये एंगल हमें रखना होता है ताकि हमारा जो मिसाइल है वो बी पे जाके गिरे, या रॉकेट, या सॉरी जो हमारा शेल है वो, ठीक है, रॉकेट भी हो सकता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो 2 फाइंड में क्या आ गया, एंगल आ गया। देखो 2 एंगल आएंगे, θ1 और θ2। अब ये दोनों एंगल तो अलग अलग होंगे, मगर दोनों एंगल पर बी पर ही आके गिरेगा हमारा शेल। अब वजह बताता हूं कैसे, पहले एंगल निकाल लेते हैं 1। एंगल 1 तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। मैं गलत नहीं हूं तो वी नॉट स्क्वायर होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, ठीक, 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, कि स्क्वायर भूल जाना, 2 भूल जाना, इससे क्या होता है पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है। आंसर तो गलत आना है, जस्ट माइनस की गलती हो जाए, प्लस की गलती हो जाए, आंसर गलत हो जाता है। तो स्क्वायर नहीं लगाया तो फिर तो और ही गलत है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूलों को अच्छी तरह रिवाइज करना है। मैंने ग्रुप के अंदर फॉर्मूला शीट भेजी है सारे चैप्टर्स की, तो उसे अच्छी तरह देखना, ठीक है। आर तो वी नॉट कितना दिया हुआ है, 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा तो निकालना है, और 9.8 रख लो, और आर कितना दिया हुआ है 500। जस्ट थोड़ा सा सेट करा दो, तो 500 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाय 90 का स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा। सही। अब कैलकुलेटर तो उम्मीद है साइंटिफिक अलाउ है, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अलग से करने से अच्छा है कि एक बार कैलकुलेटर कर लो। 1 मिनट ज़रा सा देख के करना कि गलती कहीं ना हो। तो आपके पास आ रहा है 0 साइन 2 थीटा को मैंने इधर रहने दिया, 0.6074। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लिख दिए कि आंसर अच्छा एक्यूरेट हो जाए। तो 2 थीटा एज इट इज़ रहा। देखो याद रखना ये 2 थीटा के साथ है, साइन अलग है, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो 0.6049। इनवर्स निकालना आता होगा सब बच्चों को, तो साइन इनवर्स 0.6049
द आंसर इज 37.22, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये 2 थीटा है, आपको जस्ट थीटा चाहिए। 37.22 डिवाइडेड बाय 2, अब सही आ जाएगा। 37.22 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 18.61। 90 माइनस 18.61 सही है। अच्छा, समझ आ गया। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है कि जिस पे अगर आपने शेल फायर किया, यहाँ लिख लो, ठीक है, ये पहला एंगल है, ये पहला एंगल है कि जिस पे आपने शेल फायर किया, ये थीटा बने। अगर इस एंगल पे आपने रखा, जो कि क्या बनकर आ रहा है 18.61, वैसे ये दिखने में तो ज़्यादा है लेकिन समझ लो 18.61 के एंगल पे आपने रखा तो बी पे जाके गिरेगा। मगर ये एक और एंगल ऐसा आएगा कि जिस पे अगर मैं फायर करूं तो ये दोबारा बी पे आके गिरेगा। एक और एंगल भी है, इसे हम कहेंगे θ2। ये जो एंगल है ये θ2 है। चाहे θ1 एंगल रखो या θ2 एंगल रखो, देखो θ2 ऐसा नहीं है कोई भी एंगल होगा, ये निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। अगर θ2 पे रखोगे तो भी बी पे आके गिरेगा, θ1 पे रखोगे तो भी बी पे आके गिरेगा, और किसी थीटा पे रखोगे तो बी पे आके नहीं गिरेगा। यानी θ1 एंगल पे रख लिया, चलो बी पे आके गिर जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, इसमें चेंज नहीं करना। θ2 पे रखोगे तो भी बी पे गिरेगा। अब θ2 निकलेगा कैसे? देखो, θ2 निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, 90 से माइनस करोगे ना θ1 को तो θ2 निकल आएगा। देखो 90 हमारे पास क्या है, 90 हमारे पास ये है, तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, यानी 90 में से मैं माइनस कर दूं θ1, तो मेरे पास वो एंगल आ जाएगा कि जिसके ऊपर θ2 निकल सकता है, और जिसके ऊपर शेल हमारा बी पे जाके गिर जाएगा। तो θ2 निकाल लेते हैं, 90 माइनस 18.61 तो θ2। अच्छा, पेपर में वो आपको ये लिख के देंगे, ठीक है, ये आंसर है, आपको पहले ये निकालना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं निकालोगे तो इस तरफ नहीं जा सकोगे। तो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 90 में और पॉजिटिव आएगा हमेशा, याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद रख लो। 71.39 राउंड ऑफ कर दो तो 71.4 डिग्री, ये दो एंगल आ गए। इन दो एंगल पे अगर आपने फायर किया शेल, तो शेल ए से बी पे जाके गिर जाएगा और आपका दुश्मन खत्म, खल्लास। चलो, बात समझ आई? कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, बुरी लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल नंबर, जो है वो ये दूसरा वाला, फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो बहुत आसान सवाल है, लेकिन मसला ये है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि यहां पर ए और बी परपेंडिकुलर है। मैं सारी डिटेल समझाता हूं, परेशान ना हो। सबसे पहले समझो यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, सही। अब ये क्यों बनाया जा रहा है? देखो यूनिट वेक्टर को हम इसीलिए बनाते हैं ताकि डायरेक्शन पता चल जाए। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा एन वेक्टर हो गया, ठीक है। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैंने ऐसे बनाया है, ये ऐसे नहीं बनाया है। देखो ए मैंने ऐसे बनाया है, ए मैंने ऐसे बनाया है, जिस डायरेक्शन में मार्कर है वो ए है, जिस डायरेक्शन में मेरे पास ये कैलकुलेटर है ये बी है, और जिस डायरेक्शन में मेरी ये वाली उंगली है, एक और मार्कर चाहिए होगा, जिस डायरेक्शन में मेरा दूसरा मार्कर है वो एन है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बोर्ड पे शो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोर्ड पे आपको ये छोटा सा एंगल नज़र आ रहा होगा, ये एंगल नज़र आ रहा होगा, ये एंगल 90 पे बना हुआ है, सही है, समझ गए? ये एक दूसरे के इस तरह परपेंडिकुलर बने हुए हैं। ये आपका है वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बनाया क्यों जाता है? डायरेक्शन बताने के लिए। वेक्टर में आपको दो चीज़ें चाहिए ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जैसे टॉर्क, टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा आपको बताना पड़ेगा, ताकि गलत डायरेक्शन में टॉर्क ना प्रोड्यूस कर दो, सही है। तो ये तीनों इस तरह से हैं एक दूसरे के
परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ गए। तो यूनिट वेक्टर क्यों बनाते हैं? ताकि डायरेक्शन को बता सकें, डायरेक्शन डिफाइन की जा सके। अब इसको निकालना है, देखो याद रखना, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। अब ये कह रहे हैं जो तीनों वेक्टर हमने आपको, जो दोनों वेक्टर हमने आपको दिए ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है बी के, तो आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। याद करो, देखो ए क्रॉस बी, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और रिजल्टेंट में भी वेक्टर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, ये आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओ और एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स को मल्टीप्लाई कराया डिस्प्लेसमेंट से, देखो फोर्स को मल्टीप्लाई कराया, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया या मल्टीप्लाई कराया डिस्प्लेसमेंट से, और एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, ठीक है, यानी वर्क, तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है। मगर फोर्स को मल्टीप्लाई कराया मूवमेंट आर्म से और आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, याद है ना, ये प्रोडक्ट करना आता है ना आप लोगों को। तो यहां भी यही हो रहा है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो तीसरी क्वांटिटी आ रही है ए और बी को मिलाने से जो तीसरी क्वांटिटी आ रही है वो आपके पास एक और वेक्टर है। अब आप बोलोगे ये रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो रहा है, मैं बता देता हूं। जब आप एक नट को टाइट करते हो पाने से, ठीक है, समझो आपके पास एक पाना है, ये आपका पाना आ गया, ठीक है, ये आपका पाना आ गया। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट देख रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो ये आपका, ये समझ लो, अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मज़ा भी आएगा। ये आपका पाना है, ठीक है, यहां पर आप लगाओगे फोर्स, ठीक है, और ये होगा आपका मूवमेंट आर्म आर। अब देखो फोर्स और मूवमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन पूरी हो गई। अब तीसरी क्वांटिटी आएगी जो कि एक खुद परपेंडिकुलर होगी, वो होगा आपके पास टॉर्क, जिसे हमने यहाँ एन कहा है। समझ गए? ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर निकालने का। यानी सबसे पहले निकालो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालो और दोनों को डिवाइड करा दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आ जाओ, इस तरह का आंसर बनकर आएगा। करके देखते हैं सॉल्यूशन, वैसे तो ऊपर लिख दिया था। अच्छा, सबसे पहले निकालना है हमने वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करना है? n इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अच्छा, अब ये क्या है? क्रॉस, यानी आपको लेना पड़ेगा क्या? डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट, अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट के लिए साइन बना दो, ठीक है। अच्छा, आई है, आई आ जाएगा, जे है, जे आ जाएगा, के है, के आ जाएगा, आई। वैसे तो 3 डायमेंशन ही पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले ए वेक्टर लिखो यहां पर, ठीक है, फिर बी वेक्टर लिखो यहां पर। ए वेक्टर क्या है? 1, देखो आई के नीचे आई आना चाहिए, जे क्या है? 2 और 1, उसके बाद बी आएगा 4, देखो आई भी 4 है, जे भी 4 है, और 7, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप लोग सीख चुके हो मल्टीपल टाइम, मैं फिर भी बताता हूं। देखो, पहली रो डिटर्मिनेंट लेना है, पहली रो और पहला कॉलम हटा दो। सबसे पहले आई को पिक कर लो, आई को पिक कर लो, ठीक है। उसके बाद पहली रो के एलिमेंट को हटा दो और पहली कॉलम के एलिमेंट को हटा दो, यानी आई जे के को हटा दो, 1 4 को हटा दो, और जो बच गया है वो लिख लो, -2 1 4 और 7। अच्छा, अब माइनस लगा के जे लगाओ, ये फॉर्मूला है, जे के साथ माइनस आएगा। अच्छा, अब दूसरी कॉलम को हटा दो और दूसरी रो को हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। देखो जे लिया है ना, जे, जे पर अपनी उंगली रखो, जे के अंदर आगे पीछे जो चीजें आ रही हैं उसे हटा दो, आई और जे को हटा दो, आई और के को हटा दो, -2 और 4 को हटा दो, तो बचा क्या? 1 और 4, 1 और 4, 1 और 7। अच्छा, अब के लो प्लस लगा के, देखो तीसरी कॉलम को हटा दो, पहला रो को हटा दो,
तो बचा क्या, देखो इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो बचा क्या 1 -2 4 और 4। इस तरीके को याद रखना। देखो आई ले रहे हो तो स्टेट आई से स्टेट में जाओ, जे और के को हटा दो, 1 और 4 को हटा दो। जे ले रहे हो नीचे जाओ, -2 और 4 को हटा दो, आई और के को हटा दो, 1 4 और 1 7 को लिख लो। इस तरह के को ले रहे हो तो के सामने मार्कर रखो, के नीचे क्या आ रहे हैं, आई और जे हटा दो, 1 और 7 हटा दो, 1 4 2 -2 और ये ले लो। अच्छा अब इसे मजीद सॉल्व करो, ये आई आ गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, -2 क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं ये, सही। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ए वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, उसके बाद ये बी वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, बीच में माइनस आएगा। कैसे, मल्टीप्लाई कर दिया 7 को -2 के साथ, माइनस लगा के 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, -j। इसी तरह इनको भी करो, 1 को 7 के साथ, माइनस आ गया, 1 को 4 के साथ। इस तरह के को भी करो, 1 को 4 के साथ, -2 को 4 के साथ, ये लो। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करते हैं जगह। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया। एक छोटी सी एडिशन कर लो, और वो ये है कि ये माइनस है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाती है मिस्टेक, तो जहाँ जहाँ आपने जे लिखा है ना उसे -4 करो, तो ये -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी करेक्शन कर लेते हैं, ये -4 हो गया, जे में तो कोई करेक्शन नहीं आएगी, के में करेक्शन आएगी, ये माइनस। देखो जहाँ जहाँ मैंने 4 लिखा था ना उसे -4 कर लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, प्लस नहीं था, ठीक है। बस ये छोटी सी करेक्शन है, बाकी सब सही है और कोई भी मसला नहीं है। बाकी और कोई मसला होता तो मैं खुद ही बता देता। अच्छा अब आ जाओ, अब करते हैं इसको। तो ये n आ गया, ये i एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -14 + 4, ठीक है, -j एज इट इज आ जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 7 - 4, तो ये 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये k आ जाएगा, +k, तो ये कितना है 4, और 4 के साथ साथ 1 मिनट में चेक कर लूँ, वीडियो तो चल रही है ना, हाँ पता चले पूरा सवाल करा दूँ और वीडियो बंद हो, ठीक है। 4 आ गया और -+8 आ गया। 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं सही किया गलत किया। अच्छा तो यहाँ भी करेक्शन आएगी, यहाँ -4 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना ये -4 है ना, तो ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, -4 कैसे हुआ, ये -4 मौजूद है, देखो ना ये -4 है तो ये -4 आएगा। तो n = अब इन्हें सॉल्व करो तो कितना आ रहा है आपके पास, -10 आयोटा, सही। और j कितना आ रहा है, -3j, k कितना आ रहा है 4k। देखो कुछ नहीं कर रहा, माइनस प्लस कर रहा हूँ, वो तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा n आ गया। अब ये निकालना है, इसे कहते हैं रिजल्टेंट। इसको निकालने का तरीका देखो, रिजल्टेंट, आई होप रिजल्टेंट आपने पढ़ लिया होगा, रिजल्टेंट बोलिए, बस इतना होता है। देखो ये रिजल्टेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो ये निकाल लेते हैं, इसको हम ऐसे शो करते हैं, जब भी n है और इस तरह के दो पैरेलल लाइन के दरमियान लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x² + y² + z², ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की। इस देखो i नहीं लेना, आयोटा हटा के लेना। देखो अभी मैं लेके दिखाता हूँ आपको इसको, देखो आयोटा हटा दो, जस्ट आयोटा के बगैर ले, ठीक है। माइनस के साथ ले लो या बगैर लो, आंसर सेम आता है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। देखो 100 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, +16 हो गया। अब इन्हें सॉल्व कर लो ज़रा, तो 100 + 9 + 16, तो 5√5। अब फाइनल फॉर्मूला क्या था, ये यूनिट वेक्टर का ना, तो यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर के लिए ये ज़रूर बनाना, ये कैप बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने यहाँ कैप बनाया हुआ अभी, ये तो n क्या आया, n ऊपर लिखा हुआ है, ये n है आपका, ये n है, तो -10 i
एक इस तरह का सवाल दे देते हैं 3j+4k और डिनोमिनेटर में क्या आया 5√5। दिस इज अवर यूनिट वेक्टर आंसर। समझ में आया, फील आया कॉन्सेप्ट का। देखो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई, उसके बाद आपको लिखवाया, ताकि ऐसा कोई ना कहे कि सर ये पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। बिल्कुल सही सवाल करते हो आप, और आपके सवाल को मैं 100% जो है वो सही समझता हूँ कि जो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है वो भी तो बताई जाए। तो देखो जब आपको ये पाने से नट टाइट करते हो तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। आप कभी भी ज़िंदगी में वो पाने से नट टाइट करो तो ये कॉन्सेप्ट सोच लेना कि हमने इतनी मैथमेटिक्स की क्यों। ये यूनिट वेक्टर जो आया, अगर इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो ये 1 बन जाता है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका दोबारा रिजल्टेंट निकालोगे तो 1 आ जाएगा। और ये डायरेक्शन बताता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट। आपके घर वालों ने आपको कहा बाहर जाओ, तो आप जब बाहर निकलोगे आपके सामने मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं, कहाँ जाएं, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, कहाँ जाएं। तो आप अपने घर वालों से डायरेक्शन पूछ के निकलते हो ना कि जाना कहाँ है, सदर जाना है या फिर जो है वो हैदरी जाना है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये याद रखना दिमाग में, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है बात तो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।